नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मनफ स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी चल रही है ये बंधन अब न छूटेगा, जिसका एक पार्ट अपलोड हो चुका है और ये उसका दूसरा और अंतिम पार्ट है। और ये जो पेज देख रहे हैं ये पहले पार्ट का लास्ट पेज है। तो चलिए इस पेज के लास्ट आगे से हम स्टार्ट करते हैं इस कहानी को। विजय जी के बड़े ही अरमान थे कबीर के विवाह को लेकर। सोचते थे अपनी पार्वती जैसी बहू लाएंगे कबीर की। पार्वती की तरह उसकी पायल की छमछम और चूड़ियों की खनक से घर में संगीत लहरी गूंजेगी। अगले दिन मंदिर में विजय जी, उनके बहन बहनोई और उषा के माता पिता के सामने कबीर और उषा ने 7 फेरे ले लिए। विजय प्रताप को विश्वास नहीं हो रहा था कि कहाँ तो वह सपने देख रहे थे आधे से ज़्यादा शहर को कबीर की शादी में दावत देंगे, और कहाँ किसी को भी कानो कान खबर भी नहीं हुई कि उनके घर बहू भी आ गई। उनकी मजबूरी थी कबीर के सामने झुकना और उसकी हर बात मानना। गर्म खून था, कुछ कर बैठा या घर छोड़कर चला गया तो वे तो जीते जी ही मर जाएंगे। उधर शकुंतला जी भी असमंजस में थी। उसकी इतनी समझदार बेटी ने अचानक शादी का निर्णय कैसे ले लिया। इससे पहले तो उसने कभी जिक्र भी नहीं किया कि वह किसी को चाहती है। वो सारी रात गायब रही और अब कहती है कि वह अगले दिन शादी कर रही है। उधर बिरजू को तो काटो तो खून नहीं, ऐसी स्थिति हो रही थी। एक तो उसका उषा रूपी बैंक लुट गया, ऊपर से कबीर ने धमकाया कि अगर शकुंतला और उषा का बाल भी बाका हुआ तो उसका क्या हश्र होगा। वह सोच भी नहीं सकता, भले ही उसकी परेशानी का कारण वह न भी हो। शादी के बाद भी कुछ नहीं बदला। अगले दिन से कबीर ने कॉलेज जाना प्रारंभ कर दिया और अब उषा भी साथ में जाती थी। उषा जरूर कॉलेज में सबके आकर्षण का केंद्र बन गई थी। पहले तो किसी को विश्वास ही नहीं हुआ कि उषा जैसी सीधी सरल लड़की से कबीर जैसे रईस और स्मार्ट लड़के ने शादी कैसे कर ली। शादी के बाद भी उषा के पहनने ओढ़ने में कुछ भी बदलाव नहीं आया था। पार्वती जी के जाने के बाद से विजय जी को दिन का खाना खाने घर आने में बहुत बोरियत होती थी, लेकिन जब उन्हें हार्ट अटैक पड़ा था तब पार्वती ने कसम दी थी कि वे नियम से घर में गर्म ताज़ा खाना सलाद के साथ घर आकर खाएंगे। कबीर तो कॉलेज के बाद न जाने कहाँ चला जाता था, पर अब उषा को छोड़ने घर जरूर आता था, परंतु बाहर से ही उषा को छोड़कर चला जाता था। उषा अब उनके साथ लंच करती। पायल और चूड़ियों की खनखनाहट तो नहीं, लेकिन उषा की हंसी की खिलखिलाहट और हल्की फुल्की बातें जरूर घर में सुनाई देने लगी। विजय जी को जल्दी ही समझ में आ गया कि लड़की बहुत ही भली और मासूम है। रात के खाने में भी वह उनका साथ देती और उनका ध्यान गया कि खाने में उनकी सेहत के हिसाब से अब पौष्टिक और स्वादिष्ट व्यंजन परोसे जाने लगे हैं। उषा की बातों से उन्हें कॉलेज और कबीर के बारे में बहुत सी जानकारियां मिलने लगी थी। वह बड़े उत्साहित होकर बताती जब कबीर कोई मैच जीत जाता। विजय जी को कबीर के खाने की बहुत चिंता रहती थी। कबीर देर सवेरे लौटता, मन होता तो खाता, वरना आलस में बिना खाए ही सो जाता। लेकिन जब से उषा घर में आई है, कबीर कितनी भी देर से आए वह खाना अवश्य गर्म करके खिला देती है। घर में शहर के बड़े बड़े लोगों का आना जाना लगा रहता था। विजय जी को लगा उषा के कपड़े बहुत साधारण हैं। एक दिन वो बोले, बिटिया अपने लिए कुछ नए कपड़े बनवा लो, लगना तो चाहिए कि नई बहू घर में आई है। उषा को भी लगने लगा था कि स्टेटस के हिसाब से कपड़े ना हो तो कुछ अजीब स्थिति हो जाती है। विजय जी ने मोटी रकम का चेक काट करके दे दिया। अगले दिन उषा ने कबीर से कहा कि वह उसे उसकी माँ के यहाँ छोड़ दे। बिरजू अब डर के कारण शराफत से रहने लगा था। विजय जी ने उनकी सारी उधारी माफ़ कर दी थी। शकुंतला को पैसों के लिए धमकाता तो नहीं था, लेकिन इधर उधर रखे दिख भी जाए तो और यदि मौका मिल जाए तो चूकता भी नहीं था। शकुंतला ने बेटी के लिए छुट्टियाँ ले ली थी। उषा का मन भी बहुत करता था फैशन के हिसाब से कपड़े पहनने का और बंठन रहने का, लेकिन मन मारकर रहना पड़ता था। उस दिन उसने जी भरकर खरीदारी की। एक से बढ़कर एक कपड़े, चप्पल और पर्स खरीदे। पार्लर जाकर बाल भी कटवाए। न जाने क्यों उसका मन चाहता था कि कबीर की नज़रें उस पर टिकी रहें, कबीर की आंखों में उसके लिए चाहत हो। कबीर उसके साथ दोस्तों वाला व्यवहार तो करता था, बस इधर उधर की बातें भी कर लिया करता था। वह उसके करीब रहने के लिए बेचैन रहती। रात में भी अपने कमरे की खिड़की से झांकती ही रहती बाहर, जब तक कबीर ना आ जाता। गलती से भी कबीर का हाथ उसे कहीं छू जाता तो सारे शरीर में
लहर सी दौड़ पड़ती। ऊपर की मंजिल में कई कमरे थे। विजय जी तो ऊपर आते नहीं थे, लेकिन उन्हें यह पता जरूर चल गया था कि दोनों अलग अलग कमरों में रहते हैं। अगले दिन कबीर ने सरसरी निगाह डालते हुए कहा, अच्छी लग रही हो। उषा का मन बुझ गया। वह चाहती थी कि कबीर उसे देर तक निहारे, उसकी आंखों में प्रशंसा हो, उसके हाथ अपने आप उठकर उनके बालों को उसके चेहरे के पीछे करके कान के पीछे टक कर दे। कॉलेज में जरूर उसका पहनावा और स्टाइल चर्चा का विषय बन गया था। एक दिन अचानक कबीर ने ऐलान कर दिया कि वह पहाड़ों पर अपना दोस्तों के साथ ट्रैकिंग के लिए जा रहा है। उषा को चिंता हुई कि वो 3-4 दिन तक बिना कबीर को देखे कैसे रहेगी। अब उसे एहसास होने लगा था कि वह कबीर से मोहब्बत करने लगी है। तभी तो 3 दिन का अलगाव उसे बेचैन कर रहा था। कबीर इन सब बातों से बेखबर है और वह उनको पागलों की तरह चाहने लगी है। जब कॉन्ट्रैक्ट की अवधि पूर्ण होगी और उसे कबीर से अलग होना पड़ेगा, तब वह कैसे जीवित रहेगी, यह सोचकर उसका दिल बैठा जा रहा था। कबीर ने उसको बताया था कि वह पहले भी कई बार ट्रैकिंग पर गया है और प्रकृति को इतने करीब से देखने का मजा ही कुछ और है। उषा का कुछ करने का मन नहीं कर रहा था। 3-4 दिन कैसे बीतेंगे। कबीर को फ़ोन किया तो पहली बार तो उसने बताया कि वे लोग खाना खाने के लिए रुकने वाले हैं। 2-2.5 घंटे बाद मिलाया तो वह झुंझला कर बोला, यार तुझे क्या हो गया है, असली बीवी की तरह क्यों बिहेव कर रही है। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, बेचैन सी हो रही थी। उसने निश्चय किया कि कबीर के बारे में और नहीं सोचना चाहिए और टीवी ही देख लेना चाहिए अब। लेकिन समाचार लगाते ही उसके होश उड़ गए। कबीर जिस तरफ गया था वहाँ बहुत बारिश हो रही थी, जिसके कारण लैंडस्लाइड और फिसलन हो गई थी। वह इतना डर गई थी कि उसने तुरंत कबीर को फ़ोन कर दिया। उसका फ़ोन कार्यक्षेत्र में न होने की सूचना दे रहा था। उसने विजय जी को फ़ोन मिलाया और बताया तो वो सुनकर बोले, परेशान मत हो बिटिया, हम अभी पता करते हैं। विजय जी ने कहाँ कहाँ फ़ोन नहीं किया कबीर की स्थिति जानने के लिए। 1-1.5 घंटा हो गए। अब तो वे ऐसे पस्त हो गए थे, लगा शरीर में जान ही नहीं बची है। बड़ी मुश्किल से कैंप के प्रबंधक से बात हुई। सिग्नल इतने कमज़ोर थे कि बस इतना ही समझ पाया कि आगे से रास्ते बंद हैं और बच्चे वापस लौट रहे हैं। विजय जी घर आ गए थे और जब तक कबीर आ नहीं गया, विजय जी और उषा बड़े ही बेचैन होकर चहलकदमी करते रहे। आज उषा ने अपनी आंखों से देखा पिता के हृदय में कितना कूट कूट कर प्रेम भरा था। जैसे ही कबीर आया, उषा दौड़कर उसके पास चली गई और उसके कंधे पकड़कर फिर उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर उससे पूछ रही थी, आप ठीक तो है ना, कहीं लगी तो नहीं आपको, आपके सब दोस्त सही सलामत है ना। वह धीरे से बुदबुदाया, हाँ मैं ठीक हूँ। फिर पिता की ओर एक बार देखा और अपने कमरे में चला गया। उषा हक्की बक्की रह गई। कबीर एक बार तो पिता के गले लग जाता। चिंता के मारे 20 साल उम्र कम हो गई थी बेचारे की। आधा अधूरा खाना खाया, तब से परेशान बार बार दरवाजे के पास जाकर खड़े हो जाते। एक बूढ़े पिता पर जिसका एक पुत्र के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं था, जब उस पुत्र की जान खतरे में हो तो क्या बीती होगी, यह शायद कबीर नहीं समझता। ऐसा नहीं था कि कबीर को पिता की फिक्र नहीं थी या उनसे प्रेम नहीं था, बस माँ के जाने के बाद बर्फ की चादर बिछ गई थी दोनों के बीच। अपने प्रेम का इजहार कैसे करें, यही भूल गए थे दोनों। उषा को लगा नियति ने उसे यहाँ स्वयं की रक्षा के लिए ही नहीं भेजा, बल्कि दोनों बाप बेटों के बीच की दूरियां भी कम करने के इरादे से भेजा है। विजय जी की आंखों में पानी था। वे सिर झुकाए अपने कमरे की ओर चल दिए। उषा जल्दी से उनके सामने पहुंची और गले लगाते हुए बोली, बाबूजी, कबीर सही सलामत आ गए, यही बहुत है हमारे लिए। एक बार को तो विजय जी सकपका गए, लेकिन फिर उषा के गले लगकर फपक फपक कर रोने लगे। एक बार बापू कहकर गले लग जाता, सारा संताप मिट जाता। फिर संभलते हुए कहा, पूछ लियो बिटिया, कुछ खाएगा तो खाना खिला दियो। उषा कमरे में आई तो देखा कबीर कपड़े बदलकर लेटने की तैयारी कर रहा था। बहुत परेशान और खोया खोया सा लग रहा था। उषा, कुछ खाने को लाऊं? कबीर, नहीं भूख नहीं है, रास्ते में थोड़ा बहुत खा लिया था। उषा, बाल बाल बच गए। यहाँ तो बाबूजी और मेरी जान ही निकल गई थी जब टीवी में सुना वहाँ के हालात के बारे में। अगर थकान नहीं लग रही हो तो बताइए ना वहाँ क्या हुआ था।
कबीर ने अब तक उषा की आंखों में कृतज्ञता का भाव देखा था, लेकिन जिस तरह वह चिंतित थी और भागकर उसके पास आई थी, उसे कुछ अपनेपन का एहसास हो रहा था। वैसे भी उसे कई बार लगा था, जब उषा को लगता कि वह उसे देख नहीं रहा तो वह उसे एकटक निहारती। उषा के कहने पर उसने अपना वहां का अनुभव सुनाना शुरू कर दिया तो वह अंदर तक कांप गया। कितने विशाल और भयानक लग रहे थे वे पहाड़, मनुष्य कितने बौने और असहाय। कबीर को लग रहा था वहां का वर्णन करते हुए वह वापस उन लम्हों में जी रहा है। अगर नहीं बताता तो अंतर्मन में दबी हुई इन डरावनी स्मृतियों में दबकर मर जाता। उषा कबीर की बातें सुनते सुनते कब पलंग पर उसके बगल में उसका हाथ पकड़कर बैठ गई। दोनों को ही उसका एहसास नहीं हुआ। उषा को सब बताकर कबीर को बहुत हल्का महसूस हो रहा था और उषा से बात करते करते कबीर बोला, उषा मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज़ थोड़ा दबा दो। कबीर उषा की गोद में सिर रखकर लेट जाता है और उषा कबीर का सिर दबाने लगती है। थोड़ी देर में ही कबीर को नींद आने लगती है और वो उषा की गोद में ही सिर रखे रखे ही सो जाता है। कुछ समय बाद उषा कबीर को बेड पर सुलाने की कोशिश करती है तो कबीर नींद में ही उषा का हाथ पकड़कर उसे अपनी बाहों में लेकर सो जाता है। ये देखकर उषा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह कबीर को सोया जानकर उसके गाल पर किस कर लेती है। उषा रात भर कबीर को बाहों में थामे लेटी रही। उसकी नींद में कोई बाधा नहीं आने दी। वह इन पलों को, कबीर की यादों को अपने मन मस्तिष्क में भर लेना चाहती थी। जैसे ही उसे कबीर से दूर जाने की बात याद आई तो उषा की आंखों से आंसू गालों पर लुढ़क गए और वो कबीर को निहारती रही। आखिर आगे की जिंदगी कबीर के से विदा होकर इन लम्हों के सारे ही तो काटेगी। वह कबीर को आंखों के रास्ते दिल में उतार लेना चाहती थी। कबीर को निहारते निहारते उषा की भी आंख लग गई। जब कबीर उठा तो अपने आप को उषा के साथ देखकर एक बार तो वो चौंक गया। फिर उसे रात की बात याद आई कि उषा को उसने ही सिर दबाने को कहा था। तब उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। उसने उषा को गौर से देखा। उषा सोती हुई बहुत अच्छी लग रही थी। कबीर ने उषा के चेहरे से बाल हटाए और उसके बालों में हाथ फेरा। कबीर को लगा बरसों बाद ऐसी गहरी नींद सोया है। कबीर के बाल सहलाने से उषा की नींद खुल गई और कबीर ने उषा के जागते ही तुरंत अपने हाथ उसके बालों से हटा लिए। उषा कबीर को इतना करीब देखकर हड़बड़ा गई और उसकी सांसें तेज चलने लगी। उषा का दिल बड़े जोरों से धड़क रहा था। कबीर को सोता देख तो उषा ने किस कर लिया था, परंतु कबीर को जगा हुआ देखकर उसकी हालत खराब हो रही थी। कबीर उषा की हड़बड़ाहट देख उसके दिल का हाल समझ गया और तुरंत बेड से उतर गया और बाहर चला गया। उषा भी अपने रूम में चली गई। पहले दिन की थकान और बारिश में भीगने के कारण कबीर को बुखार हो गया। उषा कबीर की पूरे मन से सेवा कर रही थी। अपने हाथों से खाना खिलाना, कबीर के सिर पर ठंडे पानी की पट्टियाँ करना, उसके पास बैठी उसे फल छीलकर खिला रही थी। मौका देखकर बोली, कल बाबूजी की चिंता के कारण बहुत बुरी हालत हो गई थी। मैं तो डर गई थी कहीं उनकी तबीयत खराब ना हो जाए। वे आपसे बहुत स्नेह करते हैं और एक आप हैं कि उनके पास भी नहीं जाते, उनसे बात भी नहीं करते। माँ के जाने के बाद तो आपको उनका और भी ध्यान रखना चाहिए था, उनको और भी अधिक प्यार करना चाहिए। आखिर आपके अलावा उनका है ही कौन? वे कितना अकेलापन महसूस करते हैं, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कबीर कुछ देर उषा की तरफ देखता रहा, फिर बोला, माँ के जाने के बाद मैं किसी के भी इतना करीब नहीं आना चाहता कि उनके जाने के बाद मुझे दोबारा वह दुख सहना पड़े। उषा, यही तो गलती कर रहे हैं आप। उनके जाने के बाद आप और अधिक दुखी होंगे कि जीते जी आपने अपने आप को उनके सानिध्य से दूर रखा, उनके स्नेह से वंचित रखा। तब इतनी देर हो गई होगी कि आप चाह कर भी वो पल वापस नहीं ला सकेंगे। एक और ग्लानि, एक और पश्चाताप आपका जीना दूभर कर देगा कि आपने उन्हें बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। माँ की मजबूरी थी कि वो चली गई, लेकिन आप तो उनके पास होते हुए भी उनसे दूर रहते हो। माँ की आत्मा को भी कष्ट होता होगा आप दोनों को इस तरह अलग थलग जीते देखकर। मतलब वे आप दोनों के बीच सेतु थी, अब वो नहीं रही तो आप दोनों के बीच कोई रिश्ता भी नहीं है। बोलते बोलते उषा की आंखों में आंसू आ गए। उषा की बात सुनकर कबीर की आंखें भी गीली हो गई।
वह बोला, मैंने इस तरह से तो कभी भी नहीं सोचा। मैं तो केवल अपने आप को बचाता रहा। अब तो मेरी यह भी समझ में नहीं आता कि मैं उनसे क्या बात करूं और कैसे करूं। उषा, कबीर, वे आपके पिता हैं, उनके पास बैठना शुरू करो, खामोशी ही बातें बन जाएंगी। निचली मंजिल पर विजय जी परेशानी से घूम रहे थे। उषा को देखते ही बोले, बेटी कैसा है कबीर? उषा, ठीक है, बस शायद थोड़ी ठंड लग गई है इसलिए बुखार आ गया है। 1-2 दिन आराम करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। आप ऊपर चलो, कबीर को देख भी लेना और थोड़ी देर उनके पास बैठोगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। विजय जी, पता नहीं बिटिया, उसे मेरा कमरे में आना शायद अच्छा नहीं लगेगा। उषा हाथ खींचते हुए विजय जी को ऊपर ले गई और बोली, उनको अच्छा ना लगे तो ना लगने दो। आप पिता हो कबीर के, आपका हक बनता है अपने पुत्र की सेहत के बारे में जानने का। विजय जी कमरे में आए तो कबीर बैठ गया। वे सिर पर हाथ रखते हुए बोले, कैसा है बचुआ? कबीर, अब ठीक हूँ बापू। वे चलने को हुए तो कबीर बोला, थोड़ी देर बैठो ना बापू। विजय जी वहीं पड़ी कुर्सी पर बैठ गए। कबीर, उषा बता रही थी आप कल बहुत परेशान हुए मेरे कारण। आप इतनी चिंता करोगे तो सेहत खराब हो जाएगी आपकी बापू। विजय जी की आंखें फिर से नम हो गई। उन्होंने एकदम से भाव विभोर होकर कबीर को सीने से लगा लिया। बचवा, जान बसती है तुम में हमारी। सुबह से हम तुम्हें देख लेते हैं, बस आंखों को ठंडक पड़ जाती है। कितने ही पल दोनों बाप बेटे ऐसे ही गले लगे रहे। फिर विजय जी थोड़ी देर बैठकर इधर उधर की बातें करते रहे। उठते हुए पूछा, खाना खाने नीचे आओगे या यहीं भिजवा दें? कबीर, नहीं बापू, अब से हम रोज खाना साथ खाया करेंगे। विजय जी कमरे से बाहर आए तो उषा खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोले, बेटा कमरे में आओ, तुझे कुछ देना है। जब उषा कमरे में आई तो एक सोने का हार देते हुए विजय जी बोले, यह तेरी सासू माँ का है, आज तुझे देता हूँ। तूने मेरे बेटे को मुझसे मिला दिया, इसको आशीर्वाद समझ कर रख ले। उषा सकपका गई। वह सोच रही थी कि वह इतनी कीमती उपहार कैसे रख सकती है, जबकि वह तो कुछ दिनों की ही मेहमान है इस घर में। उसने कहा, बापूजी, इसे आप अपने पास ही रखो संभाल कर, जब पहनना होगा मैं ले लूँगी। विजय जी, ठीक है, अब यह तेरी अमानत है, मैं इसे अपने पास रख लेता हूँ। अब उषा की स्नातक की परीक्षा में समय कम रह गया था। उषा पढ़ाई में व्यस्त रहने लगी। कबीर अब घर में ही अधिक समय बिताता था। उषा की पायल के मामा जी से बात हो गई थी। परीक्षा समाप्त होते ही वह वहाँ स्कूल में पढ़ाने चली जाएगी। जैसे जैसे समय बीत रहा था, उषा की उदासी बढ़ती जा रही थी। कैसे रहेगी वह कबीर के बिना? जब भी उसे ये ख्याल आता तो उसका दिल उदास हो जाता। वह बेचैन हो उठती। जब कबीर आसपास होता तो उसे देखती रहती, जैसे उसकी तस्वीर आंखों के रास्ते दिल में उतार लेना चाहती हो। कबीर को भी अब अपने जीवन में उषा की उपस्थिति के महत्व का एहसास होने लगा था। उषा ने उसे एक ऐसा दोस्त नजर आने लगा था जो स्वार्थहीन था, जो उसकी प्रसन्नता के बारे में सोचता था, और सबसे बड़ी बात, उसके कारण उसे अकेलापन नहीं महसूस होता था। उसे लगता था कि उसे उषा की आदत हो गई है, वह उसके बिना कैसे रहेगा। उसे अच्छा लगने लगा था जब उषा उसे छुप कर देखती थी, उसकी ज़रूरतों का ध्यान रखती थी। जब वह उसे कोई वस्तु हाथ में देती तो उसका हाथ जैसे उसके हाथ में ही ठहर सा जाता। तब कबीर को बड़ा ही अच्छा लगता, एक मदहोशी सी छा जाती थी। उषा का दुख सुख उसे प्रभावित करने लगा था। आजकल वह उदास दिखती तो उसका मन भी बुझ सा जाता। 1-2 बार उसने उसकी उदासी का कारण पूछा तो उसने यह कहकर टाल दिया कि चिंता होती है, अगर परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुई तो आगे क्या करेगी। आज परीक्षा का आखिरी दिन था। उषा सब दोस्तों से मिलकर अलविदा कहते हुए बहुत उदास थी। उसे दोस्तों से बिछुड़ने का दुख तो था ही, उससे भी ज़्यादा दुख कबीर से दूर जाने का था। उषा आंखें बंद करके भगवान से प्रे करती कि हे भगवान, कुछ तो ऐसा चमत्कार करो कि कबीर मेरे आसपास ही रहे, मैं कबीर से दूर नहीं जाना चाहती। इधर कबीर उसका इंतज़ार कर रहा था और सोच रहा था कि उषा ने उसे एक अलग ही ज़िंदगी दी है। क्या उषा के जाने के बाद मैं इतना खुश रह पाऊँगा जितना उषा के साथ रह रहा हूँ? उषा के जाने के विचार से ही
कबीर का दिल भी बहुत उदास था। उसने सोचा क्यों न उषा यहीं रह जाए। उषा के आने से बापूजी भी बहुत खुश रहते हैं और फिर उषा से मैंने शादी भी तो की है, फिर चाहे वो एक कॉन्ट्रैक्ट बेस ही क्यों ना हो। वो भी देख रहा है कि उषा आज बड़ी ही उदास है। कबीर ने मन में कुछ निश्चय कर लिया। जब उषा आई तो उसकी आंखों में आंसू थे। वह चुपचाप गाड़ी में बैठी रही, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे एहसास हुआ कि जिस रास्ते पर वो जा रहे हैं वह घर की तरफ नहीं जाता। वह कबीर से पूछती उससे पहले ही कबीर ने गाड़ी एक बड़ी सी इमारत के सामने रोक दी। कबीर उसका हाथ पकड़कर इमारत में दाखिल हो गया और उसे उस वकील के पास ले गया जिसने उनके विवाह के समय उनका कॉन्ट्रैक्ट बनाया था। वकील ने बिना कुछ बोले वो कागजात कबीर की तरफ बढ़ा दिए और उसने उन्हें देखे बिना ही फाड़ दिया। फिर उषा से बोला, यह कॉन्ट्रैक्ट तो मैंने फाड़ दिया, अब तुम कानूनन मेरी पत्नी हो, चाहो तो भी ये रिश्ता तोड़ नहीं सकती। इसके लिए तुम्हें कोर्ट जाना पड़ेगा मुझसे तलाक लेने के लिए, और वह मैं तुम्हें दूंगा नहीं। उषा आश्चर्य से कबीर को देख रही थी। जब उसे उसकी बात समझ में आई तो वह लपक कर उसके गले लग गई। रोते हुए बोली, मैं क्यों कोर्ट जाऊंगी आपसे अलग होने के लिए। मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ कि संपूर्ण जीवन आपके साथ बिताना चाहती हूँ। कबीर सांस रोके खड़ा था। पता नहीं उषा की क्या प्रतिक्रिया होगी। गहरी सांस लेते हुए उसने अपनी बाहों में उषा को भरते हुए कहा, मैं भी अब तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। दोनों एक दूसरे को गले लगाए खड़े रहे। ये देखकर वकील ने खुश होकर अपनी सीट से उठकर तालियां बजाई। तालियों की आवाज़ से दोनों को होश आया और वो दोनों अलग हुए। तभी वकील बोला, शादी मुबारक हो मिस्टर एंड मिसेज कबीर। दोनों ने मुस्कुराते हुए वकील को धन्यवाद दिया और हाथ में हाथ डालकर उसे कसकर पकड़ लिया और दोनों एक साथ बोले, ये बंधन अब न छूटेगा। दोनों मुस्कुराते हुए वापस गाड़ी में आ बैठे और घर की तरफ चल दिए। घर पहुंचकर सबसे पहले दोनों ने एक साथ विजय जी के पैर छुए और फिर दोनों ऊपर अपने रूम की तरफ गए। ऊपर जाकर दोनों अपने अपने रूम में गए और तुरंत वापस आकर दोनों एक दूसरे का हाथ थामे नौकरों को आवाज़ दी, दीनू। दीनू दौड़ कर आया। क्या हुआ छोटे भैया जी? कबीर ने उषा का सामान अपने रूम में शिफ्ट करने को कहा। नीचे विजय जी खड़े सब सुन और देख रहे थे। दोनों को आज एक साथ इतना खुश देखकर उनके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। विजय जी पार्वती जी की तस्वीर के पास जाकर बोले, देख पार्वती, आज अगर तू होती तो सच में बहुत खुश होती। आज उषा बिटिया की वजह से मुझे मेरा कबीर वापस मिल गया, साथ में बहुत ही सुशील बहू। बहू नहीं पार्वती, वो तो बिटिया है मेरी। ले, तेरी बिटिया की इच्छा भी अब पूरी हो गई। तू बिल्कुल चिंता मत कर, बिटिया मेरा बहुत ख्याल रखती है। विजय जी को लगा कि पार्वती भी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा रही है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करो और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।